गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। थर्मोडायनेमिक्स की आज की क्लास में हम कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस क्या रही, जिसकी वजह से हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आवश्यकता हुई। तो वैसे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन इसकी कुछ कमियां थी जिसकी वजह से हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आवश्यकता हुई। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक तरह से नेचुरल लॉ है जो ये बताता है कि जो हीट है, टोटल हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। हालांकि टोटल वर्क हीट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन टोटल हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ये इम्पॉसिबल है। जैसे कि केल्विन का स्टेटमेंट था कि अगर आप हाई टेम्परेचर के हीट रिजर्वायर से लो टेम्परेचर के हीट रिजर्वायर को कुछ हीट ट्रांसफर किए बिना एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू उष्मा को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये बात हम ये कार्नोट साइकिल की हेल्प से प्रूव करेंगे। तो देखिए, जब भी हम देखते हैं कि वर्क होता है, जैसा मैकेनिकल वर्क है, फ्रिक्शनल वर्क है, तो हीट जो होती है वो ऑटोमेटिक जनरेट होती है। यानी कि वर्क का जो हीट में कन्वर्जन है वो स्पॉन्टेनियस होता है, लेकिन हीट का वर्क का हीट में कन्वर्जन स्पॉन्टेनियस होता है, लेकिन हीट का वर्क में कन्वर्जन स्पॉन्टेनियस नहीं होता। यानी अगर अपने को हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है तो हमें एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है, एक युक्ति की जरूरत पड़ती है, जिसे हम हीट इंजन कहते हैं, उष्मा इंजन कहते हैं। तो ये हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन या उष्मा इंजन का मतलब ये होता है कि वो युक्ति है, वो डिवाइस जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कार्नोट साइकिल की, जो एक तरह का हीट इंजन ही है। कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल क्या है? देखिए, कार्नोट नामक साइंटिस्ट ने हीट के मैक्सिमम अमाउंट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए एक हाइपोथेटिकल साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस बताया, जैसे हम कार्नोट साइकिल के नाम से जानते हैं। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जब सिस्टम वेरियस स्टेप से होता हुआ फाइनली अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? साइक्लिक प्रोसेस बोल देते हैं। तो इस साइक्लिक प्रोसेस में, यानी कार्नोट साइकिल में, टोटल चार प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन और एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। देखिए, इस साइक्लिक प्रोसेस को करवाने के लिए हम एक फ्रिक्शन लेस और वेटलेस सिलेंडर, फ्रिक्शन लेस और वेटलेस पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर लेते हैं, जिसमें 1 मोल आइडियल गैस भरी हुई है। 1 मोल आइडियल गैस। ये दो हीट रिजर्वायर, सोर्स और सिंक के बीच काम करता है। सोर्स और सिंक, माना कि सोर्स का टेम्परेचर T2 है और सिंक का टेम्परेचर क्या है? T1 है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में जब हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन करवाते हैं, यानी कि जो गैस सिलेंडर में भरी हुई है उसका आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन कराएंगे, तो बाहर से हीट रिक्वायर्ड होगी, तो बाहर से Q2 हीट देते हैं। ठीक है, यानी कि जब गैस का आइसोथर्मल कंडीशन में एक्सपेंशन करवा रहे हैं, तो वर्क करने के लिए हीट रिक्वायर्ड होगी, तो वो हीट क्या होगी? सोर्स से लेगा। ठीक है, यानी मान लीजिए सोर्स से Q2 हीट इसने ली, तो कंडीशन क्या है?
कंडीशन आइसोथर्मल है, यानी कि जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, जीरो रहेगा। तो जो वर्क किया जाएगा, ये जो एक्सपेंशन वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, जो हीट अब्जॉर्ब की है, या फिर मैं ये कहूँ कि जो इस सिस्टम ने हीट बाहर से ली है, सोर्स से जो हीट ली है उसके इक्वल होगा, यानी वर्क किसके इक्वल होगा, Q2 के इक्वल होगा। ठीक है। जब एक्सपेंशन हुआ तो इसका जो प्रेशर था, मान लीजिए स्टार्टिंग में प्रेशर P1 था, तो एक्सपेंशन होने के बाद प्रेशर P2 हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। और वॉल्यूम मान लीजिए स्टार्टिंग में V1 है तो वॉल्यूम चेंज होकर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। और इसका जो गैस का जो टेम्परेचर है वो सोर्स के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा। देन हम क्या कराएंगे, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन कराएंगे। अब इस गैस को एडियाबैटिक कंडीशन में एक्सपेंशन करवाना है। ठीक है। तो जब एडियाबैटिक कंडीशन में गैस का एक्सपेंशन होगा, यानी कि बाहर से ना तो हीट ली जा रही है ना ही हीट, यानी हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो इस वर्क को करने के लिए ये अपनी इंटरनल एनर्जी काम में लेगा। इंटरनल एनर्जी काम में लेगा, यानी क्यू सेकेंड स्टेट में क्यू क्या हो गया, जीरो, क्योंकि एडियाबैटिक कंडीशन में आप एक्सपेंशन करा रहे हो, बाहर से हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यानी क्यू जीरो है। तो जो वर्क डन होगा, जो एक्सपेंशन वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, इंटरनल एनर्जी के इक्वल, इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि वो वर्क करने के लिए अपनी इंटरनल एनर्जी काम में लेगा। ठीक। नेक्स्ट स्टेप है आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। दो बार अपन ने क्या करवाया, एक्सपेंशन करवाया, अब दो बार हम क्या कराएंगे, कंप्रेशन करवाएंगे, ताकि साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू जो सिस्टम है वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। जब आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन करवाएंगे तो कंडीशन क्या है, आइसोथर्मल, यानी कि गैस का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो जब ये जो सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम पर वर्क किया जाएगा, यानी गैस को कंप्रेस करेंगे, तो ये वर्क जो होगा वो हीट में कन्वर्ट होगा। तो ये जो हीट होगी, ये एक्स्ट्रा हीट किस में ट्रांसफर हो जाएगी, सिंक में ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि हमें कंडीशन क्या थी, आइसोथर्मल, यानी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए और हम कंप्रेशन वर्क कर रहे हैं, सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है, तो वो जो हीट क्रिएट होगी वो क्या होगी, सिंक में ट्रांसफर हो जाएगी। मान लीजिए वो हीट Q1 है जो सिंक में ट्रांसफर हो गई। ठीक है। तो जो वर्क हुआ वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो रिलीज हीट है उसके इक्वल हो जाएगा, यानी Q1 बराबर क्या हो जाएगा, W3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, यानी कि एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। अब हम गैस का एडियाबैटिक कंप्रेशन कराएंगे, यानी एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन कराएंगे। जब एडियाबैटिक कंडीशन में आप गैस को कंप्रेस करोगे तो बाहर से हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो जो हीट रिलीज होगी, यानी कि वर्क कंप्रेशन वर्क करने से जो हीट रिलीज होगी वो जो हीट होगी उसकी वजह से क्या होगा, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस कंप्रेशन वर्क के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब इसको पीवी डायग्राम की हेल्प से मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, और प्रत्येक स्टेप में हम जो वर्क डन हुआ है वो निकाले हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, मान लीजिए स्टार्टिंग में गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम क्या है, V1 है। फर्स्ट हमने क्या किया, गैस को आइसोथर्मल रिवर्सिबली एक्सपेंड किया। जब एक्सपेंड करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा और वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो प्रेशर हो डिक्रीज होके कितना हो गया, P2, और वॉल्यूम इंक्रीज होके क्या हो गया, V2। जब गैस को आइसोथर्मली हमने एक्सपेंड किया तो बाहर से हीट अब्जॉर्ब की, यानी Q2 हीट ली, जिसकी वजह से जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो कितना हो गया, सोर्स की टेम्परेचर के बराबर हो गया, T2। ठीक है। देन हमने क्या किया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराया। एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराया, थोड़ा सा स्लोप लेके लेना।
एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होके P2 से क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होके क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। लेकिन आपने एक्सपेंशन कराया वो एडियाबैटिक कंडीशन में कराया, यानी बाहर से कोई हीट का एक्सचेंज नहीं है, तो एक्सपेंशन वर्क करने के लिए वो अपनी इंटरनल एनर्जी काम में लेगा, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो सिंक के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा, यानी T2 से घट के कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा। ये तो दो स्टेप हो गए एक्सपेंशन के, एक आइसोथर्मल कंडीशन में और एक एडियाबैटिक कंडीशन में। अब थर्ड स्टेप होगा वो आइसोथर्मल कंडीशन में कंप्रेशन का होगा। यहां से यहां तक हमने गैस को कंप्रेस किया। जब कंप्रेस करेंगे तो हमें पता है प्रेशर इंक्रीज होगा, तो P3 से प्रेशर किस में कन्वर्ट हो गया, P4 में, और वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, V3 से क्या हो गया, V4 हो गया। लेकिन आइसोथर्मल कंप्रेशन किया, आइसोथर्मल कंप्रेशन किया, इसका मतलब टेम्परेचर T1 का क्या रहेगा, T1 ही रहेगा, क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन में कंप्रेशन किया तो टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा, लेकिन वो कंप्रेशन वर्क की वजह से जो हीट रिलीज होगी वो Q1 हीट जो सिंक में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, अब इसका एडियाबैटिक कंप्रेशन कराएंगे। एडियाबैटिक कंडीशन में जब कंप्रेशन करवाते हैं तो हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा, तब तक कंप्रेस करेंगे कि उसका जो प्रेशर है वो बढ़कर P1 तक नहीं हो जाए, यानी ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो वापस से V1 तक नहीं पहुंच जाए, यानी डिक्रीज होके वापस से V1 तक नहीं पहुंच जाए। और टेम्परेचर, अब देखिए एडियाबैटिक कंडीशन में आप कंप्रेस कर रहे हो, एडियाबैटिक कंडीशन में अपन कंप्रेस कर रहे हैं, तो जो हीट होगी वो उस सिस्टम के अंदर ही रहेगी, जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, यानी उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर T1 से बढ़ के क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था साइक्लिक प्रोसेस। अब हम देखेंगे कि इस साइक्लिक प्रोसेस में प्रत्येक स्टेप में कितना वर्क डन होता है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या कराया, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन कराया। आइसोथर्मल कंडीशन है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो गया, 0 है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इक्वल टू डेल E प्लस W। जब डेल E 0 है तो Q इक्वल टू क्या हो गया, W, यानी कि सिस्टम ने बाहर से जितनी हीट ली, यानी सोर्स से जितनी हीट उसने ली वो किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क में कन्वर्ट हो गई। यानी कि मैं लिख सकती हूँ हीट कितनी है, Q2 है, वर्क मान लीजिए फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं तो W1 है। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंडीशन में जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं अपन, RT, टेम्परेचर कितना है, T2 है, ln RT2 ln फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए वर्क डन जो है वो किसके इक्वल होगा, जो आपने बाहर से जो हीट ली है उसके इक्वल होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन वर्क हो रहा है, सिस्टम जो है वो सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट हम वर्क को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, यानी Q2 बराबर क्या लिखेंगे, -W1 इक्वल टू RT2 ln V2 बाई V1। यहाँ पे L नहीं लिखा है क्योंकि मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में, मैंने ये कहा कि सिलेंडर में 1 मोल गैस भरी हुई है, इसलिए RT2 ln V2 बाई V1। ये फर्स्ट स्टेप में वर्क डन हो गया। सेकंड स्टेप में बात करूं तो सेकंड स्टेप में क्या किया आपने, पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया, 2 बार कंटिन्यू एक्सपेंशन करेंगे, 2 बार कंप्रेशन करेंगे। पहले एक्सपेंशन करेंगे तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कंडीशन में करेंगे, फिर वही सेम कंप्रेशन करेंगे तो आइसोथर्मल कंडीशन में और एडियाबैटिक कंडीशन में कंप्रेशन करेंगे। तो सेकंड क्या किया, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। जब गैस का एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन करते हैं तो चूंकि कंडीशन एडियाबैटिक है, दोस्तों कंडीशन है, तो बाहर से कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, तो जब जो एक्सपेंशन वर्क होगा उसके लिए सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को काम में लेगा, यानी Q इक्वल टू 0 है तो सिस्टम क्या करेगा, अपनी इंटरनल एनर्जी को काम में लेगा, यानी जो इंटरनल एनर्जी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, वर्क डन के। इंटरनल एनर्जी चेंज जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा।
W2। क्योंकि वर्क क्या है, एक्सपेंशन वर्क हो रहा है, यानी सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे माइनस W2 इक्वल टू क्या होगा, एडियाबेटिक कंडीशन में वर्क डन क्या होता है, देखिए हम लिखते हैं इंटरनल एनर्जी यानी कि DE इक्वल टू हम लिखते हैं CV हीट कैपेसिटी, CV डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो डेल E लिखेंगे वो क्या लिखेंगे CV फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर कितना है T1, यहां से यहां तक आए अपन T1, और इनिशियल टेम्परेचर क्या है T2, T1 माइनस T2। तो W2 इक्वल टू क्या होगा CV T1 माइनस T2। ठीक है, या फिर मैं ये लिखूं माइनस W2, इसको अगर रिवर्स कर दे तो माइनस CV T2 माइनस T1 आ जाए। ठीक है, अब हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड हमने क्या करवाया, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंडीशन में कंप्रेशन करा रहे हो, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, जीरो। देखिए हमने सिलेंडर में आइडियल गैस भरी है, आइडियल गैस जो होती है वो ओनली इंटरनल एनर्जी, आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होती है। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो है। गैस को आपने कंप्रेस किया, गैस को कंप्रेस करेंगे तो जो कंप्रेशन की वजह से जो हीट रिलीज होगी वो क्या होगी, सराउंडिंग, क्योंकि कंडीशन क्या है आइसोथर्मल है, जो हीट रिलीज होगी वो किस में ट्रांसफर हो जाएगी, सिंक में ट्रांसफर हो जाएगी। तो जित मान लीजिए Q1 हीट रिलीज हुई, Q1 इक्वल टू क्या आ जाएगा W3। ठीक है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज जब जीरो है तो जितनी हीट रिलीज हुई है वो वर्क डन के इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि माइनस Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा W3। आइसोथर्मल कंडीशन है तो RT ln, टेम्परेचर क्या है, देखिए यहाँ T1 टेम्परेचर है, RT1 ln, फाइनल वॉल्यूम क्या है V4, इनिशियल वॉल्यूम V3, RT1 ln V4 बाई V3। देखिए मैंने यहाँ पे माइनस Q1 क्यों लिखा, माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि जब सिस्टम सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब करता है तो हम Q को पॉजिटिव लिखते हैं, और जब सिस्टम सराउंडिंग में हीट रिलीज करता है तो Q को हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं। जब सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करता है, एक्सपेंसिव वर्क होता है, तो हम वर्क को नेगेटिव लेते हैं, और अगर सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करता है, कंप्रेशन वर्क होता है, तो हम वर्क को पॉजिटिव लेते हैं, यानी W3 इक्वल टू क्या हो जाएगा RT1 ln V4 बाई V3। अब मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करूं, फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप क्या है अपना, एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। देखिए एडियाबैटिक कंडीशन में आप गैस को गैस का क्या कर रहे हो, कंप्रेशन कर रहे हो। जब एडियाबैटिक कंडीशन में गैस का कंप्रेशन करेंगे यानी हीट बाहर रिलीज नहीं होगी, तो उस कंप्रेशन की वजह से जो हीट सिस्टम में क्रिएट हुई, उस हीट की वजह से क्या होगा, सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर T1 से बढ़ के कहाँ चला जाएगा, T2 हो जाएगा, और जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क के इक्वल हो जाएगा। इक्वल टू क्या होगा, एडियाबैटिक कंडीशन में वर्क डन क्या होता है, CV फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, यानी इस पूरे साइकिल के दौरान प्रत्येक स्टेप में जो वर्क हुआ वो ये है। अब हम नेट वर्क निकालेंगे, यानी पूरा साइकिल जो है, पूरा प्रोसेस जो है, उस में टोटल वर्क कितना हुआ। तो नेट वर्क क्या होगा, नेट वर्क या टोटल वर्क जो होगा वो प्रत्येक स्टेप में हुए वर्क के योग के इक्वल होगा। ठीक है, नेट वर्क डन W इज इक्वल टू होगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। देखिए कई बार ऐसे भी लिखा हो सकता है माइनस W1
-W2 प्लस W3 प्लस W4 -W1 -W2 ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि स्टार्टिंग में हमने क्या करवाया, एक्सपेंशन कराया। एक्सपेंशन वर्क को हम क्या लेते हैं, बाय डिफॉल्ट नेगेटिव लेते हैं, और कंप्रेशन वर्क को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो W इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में वर्क कितना है, RT2 ln V2 बाई V1 प्लस W2 कितना है, W2 है -CV T2 माइनस T1, W3 कितना है, प्लस RT1 ln V4 बाई V3, और फोर्थ स्टेप में वर्क डन कितना है, प्लस CV T2 माइनस T1। अब देखिए ये जो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, यानी सेकंड और फोर्थ स्टेप का जो वर्क डन था वो आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो नेटवर्क क्या होगा, RT2 ln V2 बाई V1 माइनस प्लस RT1 ln V4 बाई V3। ठीक है, अब देखिए ये याद रखना है अपने को, क्योंकि लास्ट में अपने को अब्जॉर्ब्ड हीट भी निकालनी है। गिवन हीट कितनी है, ये रही। फर्स्ट स्टेप में हमने हीट दी थी जो सिस्टम को, W2 इजिकल टू माइनस W1 इक्वल टू RT2 ln V2 बाई V1, और रिलीज हीट कितनी है, यानी Q1 कितना है, W3 के इक्वल है। तो नेटवर्क वर्क कितना आ गया, RT2 ln V2 बाई V1 प्लस RT1 ln V4 बाई V3। तो अब देखिए ये जो वॉल्यूम V2 से V3 हो रहा है और V4 से V1 हो रहा है, ये जो कर्व है ये दोनों एडियाबेटिक कर्व है। तो एडियाबेटिक कंडीशन में, फॉर एडियाबेटिक कंडीशन, एडियाबेटिक कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, आयतन और वॉल्यूम का क्या रिलेशन देते हैं हम, T2 V2 गामा -1 इक्वल किसके होगा, यहाँ टेम्परेचर कितना है, T1 वॉल्यूम कितना है, V3 गामा -1। इसी तरह से ये वाला जो वक्र है वो भी एडियाबेटिक कंडीशन में हमें मिला है। तो T1 V4 गामा -1 इक्वल टू क्या होगा, T2 V1 गामा -1। ठीक है, अब देखिए T1 बाई T2 क्या लिख सकते हैं, ये T2 इधर चला गया तो ये क्या आएगा, V2 बाई V3 गामा -1। इसी तरह से T1 बाई T2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, V1 बाई V4 गामा -1। अब इस इक्वेशन को देखिए, दोनों को इक्वल कर सकते हैं, यानी V2 बाई V3 बराबर क्या लिख सकते हैं, V1 बाई V4। अब इसको इधर से इधर ले जाइए तो क्या लिख सकते हैं, V2 बाई V1 इक्वल टू हो जाएगा V3 बाई V4। ठीक है, यानी कि ये जो V4 बाई V3 है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, -V2 बाई V1 लिख सकते हैं। देखिए V3 बाई V4 है, इसको हम ऐसे लिखेंगे V4 बाई V3। ठीक है, यानी इसको मैंने रिवर्स कर दिया तो क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। यानी कि मैं यह लिख सकती हूँ V2 बाई V1 इक्वल टू होता है हमेशा -V4 बाई V3। तो अब देखिए इसका जो वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे, यानी W इजिकल टू होगा RT2 ln V2 बाई V1 माइनस, क्योंकि V2 बाई V1 माइनस V4 बाई V3 के इक्वल होता है, माइनस V4 बाई V3। तो क्या हो जाएगा, -RT1 ln V2 बाई V1। ठीक है, यानी V4 बाई V3 के इक्वल क्या होगा, -V2 बाई V1 होगा। तो V4 बाई V3 की जगह क्या आ गया, -V2 बाई V1। तो W इक्वल टू हो जाएगा RT2 माइनस T1 ln V2 बाई V1। ये क्या निकल के आ गया अपने पास, वर्क निकल के आ गया। ठीक है, नेटवर्क डन आ गया। अब हम बात करते हैं कि अब्जॉर्ब्ड हीट की। अब्जॉर्ब्ड हीट यानी सिस्टम ने हीट कितनी अब्जॉर्ब की, इतनी हीट अपन ने दी, इतनी हीट सिस्टम ने बाहर निकाल दी। ठीक है, तो अब्जॉर्ब्ड हीट
यानी जितनी हीट सिस्टम ने अब्जॉर्ब की, क्योंकि कुछ Q2 हीट उसको दी अपन ने, Q1 तो उसने बाहर निकाल ली, लेकिन जो उसके अंदर रह गई यानी जो उसने अब्जॉर्ब की, जिसको उसने वर्क में कन्वर्ट किया, वो कितनी होगी? अब्जॉर्ब्ड हीट Q इक्वल टू होगा Q2, यानी सिस्टम को जितनी हीट दी माइनस Q1, यानी सिस्टम ने जितनी हीट रिलीज की। तो Q2 क्या है? Q2 का वैल्यू ये है R T2 ln V2/V1, और माइनस Q1 का वैल्यू ये है, यानी इस माइनस Q1 का वैल्यू क्या है? प्लस RT1 ln V4/V3, ये आ गया। तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन बिल्कुल सेम है, यानी अब्जॉर्ब्ड हीट क्या आएगी? Q इक्वल टू क्या आएगा? देखिए यहाँ पे जैसे ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, यानी कि V4/V3 को जब कन्वर्ट करेंगे V2/V1 तो माइनस V2/V1 आ जाएगा, उसके बाद में ये इक्वेशन मिल जाएगी, यानी Q इक्वल टू भी क्या आ गया? R T2 माइनस T1 ln V2/V1, यानी सिस्टम को Q2 हीट अपन ने दी, Q1 हीट सिस्टम ने रिलीज कर दी, और जो हीट सिस्टम में रह गई वो हीट किस में कन्वर्ट हो गई? वर्क में कन्वर्ट हो गई। अब्जॉर्ब्ड जो हीट थी वो वर्क में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब देखिए एक वर्क को अदर सेंस में भी लिख सकते हैं। कैसे? टेम्परेचर के सेंस में अगर इसको दिखाएं, देखिए वर्क इज इक्वल टू क्या है? R T2 माइनस Q1 ln V2/V1, जब और जो Q2 है वो क्या है? यानी सिस्टम को जो हीट दी वो क्या है? R T2 ln V2/V1। तो अपन क्या लिख सकते हैं? W। ये दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो क्या लिख सकते हैं? W इज इक्वल टू Q2 इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2। ऐसा क्यों लिखा मैंने? देखिए Q2 का वैल्यू क्या है? R T2 ln V2/V1, यानी R T2 ln V2/V1 इंटू क्या है? T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2। T2 से T2 कैंसिल हो गया, क्या आया? क्या आएगा? R T2 माइनस T1 ln V2/V1। ये सेम है दोनों, ठीक है, यानी कि W इज इक्वल टू क्या आएगा? W इज इक्वल टू हो गया Q2 इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2। ठीक है, तो ये था आपका कार्नोट साइकिल। अब हम बात करते हैं कि ये जो हीट इंजन है इसकी एफिशिएंसी से क्या मतलब है। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है, कोई भी हीट इंजन की एफिशिएंसी से ये मतलब होता है कि उस हीट इंजन को जितनी उष्मा दी गई उस उष्मा का कितना भाग जो वर्क में कन्वर्ट हुआ वो उसकी क्या कहलाती है? एफिशिएंसी कहलाती है। यानी हीट इंजन को जितनी उष्मा दी गई उस उष्मा का कितना पार्ट वर्क में कन्वर्ट हुआ, वो जो वैल्यू होती है वो उसकी क्या कहलाती है? एफिशिएंसी कहलाती है। यानी एफिशिएंसी का मतलब ये लीटर से रिप्रेजेंट करते हैं वर्क डन डिवाइडेड बाय गिवन हीट, यानी सिस्टम को आपने जितनी हीट दी है उस हीट में से कितना वर्क हुआ वो क्या कहलाती है? उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। तो वर्क यानी W, गिवन हीट कितनी है? Q2। अगर इसका वैल्यू रखें, ये वाली इक्वेशन से वैल्यू रखें तो क्या आएगा? एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2। ठीक है, ये फ्रैक्शन में आएगी। अगर परसेंटेज में आप निकालना चाहो तो इंटू क्या निकल जाएगी? 100, यानी 70%, 40%, 50% इस तरह से मिल जाएगी। या फिर मैं ये कहूँ जैसे कि अभी हमने देखा कि जो वर्क है वो अब्जॉर्ब्ड हीट के बराबर था। ठीक है, यानी जो अब्जॉर्ब्ड हीट के बराबर था, यानी कि ये जो अब्जॉर्ब्ड हीट है ये किसके बराबर थी? Q2 माइनस Q1 के। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफिशिएंसी इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q, या नीटा इक्वल टू होगा डिवाइडेड बाई Q2। नीटा इज इक्वल टू होगा 1 माइनस Q1 बाई Q2। ठीक है, ये क्या आएगी? एफिशिएंसी। देखिए एफिशिएंसी का मान कभी भी 100% नहीं आ सकता। कैसे नहीं आ सकता? देखिए अभी हमने निकाला था W इज इक्वल टू क्या आया था? Q2 T2 माइनस T1 बाई T2। देखिए ये वैल्यू हमेशा
1 से कम आएगी, यानी T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2 जो होगा वो ऑलवेज 1 से कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो अपन ने हीट सोर्स से ली है उसका कुछ अमाउंट हमने सिंक में ट्रांसफर कर दिया है, यानी कि एक ये तभी आ सकता है जब T1 क्या हो 0, यानी कि जितनी हीट आपने सोर्स से ली उसको टोटली वर्क में कन्वर्ट कर दिया, सिंक को ट्रांसफर ही नहीं करी। ठीक है, तो T1 जब 0 तभी इसका वैल्यू 1 आ सकता है, लेकिन हीट तो कुछ ना कुछ सिंक में ट्रांसफर होती है, यानी कि इसका वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा? 1 से कम आएगा। 1 से कम आएगा यानी कि ये वाली वैल्यू अगर 1 से कम है, यानी तो अपन कह सकते हैं W इज लेसर देन Q2, यानी सिस्टम को जितनी हीट दी गई वो हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई, उससे कम अमाउंट में ये क्या हुआ, उसकी कम मात्रा ये क्या हुई, हीट वर्क में कन्वर्ट हुई। ठीक है, यानी कि जो एफिशिएंसी है किसी भी इंजन की वो कभी भी 100% नहीं हो सकती, या फिर मैं ये कहूँ कि एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती, यानी फ्रिक्शन की बात करें तो किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती, या फिर कहूँ 100% नहीं हो सकती, क्योंकि टोटल हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, टोटल हीट हमेशा वर्क से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये थी एफिशिएंसी। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।